अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर 19 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील्स। ये टॉपिक था हमारा और आज हम इसका जो फाइनल पार्ट है यानी सिक्स्थ पार्ट वो स्टडी करेंगे। लास्ट और अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट जो अपील है डेट इज़ इमोशनल अपील, और ये तीन आइडियाज़ पे बेस करती है। पहला तो ये कि कंज्यूमर्स जो है वो बहुत सारे एड्स को आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। दूसरा ये कि अगर कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने में वो बहुत ज़्यादा ना हो, तो जो रैशनल अपील्स हैं ऐड के अंदर वो अननोटिस हो जाती हैं। कंज्यूमर ज़्यादा उनको देखता नहीं है, सुनता नहीं है, इग्नोर कर देता है। तीसरा ये कि जो इमोशनल अपील्स हैं ये अटेंशन भी हासिल कर लेती हैं और ये कंज्यूमर और ब्रांड के दरमियान एक अटैचमेंट जो है वो लिंक भी डेवलप कर देती हैं। इमोशनल एड्स जो हैं ये ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ये ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी जो है वो क्रिएट करने में मदद देते हैं। इमोशनल एड्स के लिए दो तरह के क्यूज़ जो हैं वो बड़े क्रूशल हैं। एक तो विजुअल क्यूज़ हैं जिसमें उस एड में जो सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जो लोकेशन है या जो सिचुएशन है, और दूसरे जो पेरिफेरल क्यूज़ हैं जैसे उसमें जो एक्टर्स काम कर रहे हैं या जो म्यूज़िक दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों बड़े क्रूशल होंगे इमोशनल एड्स में। टीवी जो है डेट इज़ द बेस्ट मीडिया फॉर इमोशनल एड्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसर्न हमारा विजुअल्स के साथ है और विजुअल्स जो है वो हम टीवी पे देख सकते हैं। प्रिंट मीडिया में विजुअल्स को उस तरह से दिखाया नहीं जा सकता जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा सकता। जिस तरह से रैशनल अपील बहुत सारी दूसरी अपील्स के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल उसी तरह से इमोशनल अपील का ताल्लुक भी कई दूसरी अपील्स के साथ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ह्यूमर है, जैसे फियर है, म्यूज़िकल अपील है, रोमांटिक अपील है, ब्यूटी है, यूथ है, एम्पैथी है। एड्स के अंदर जो इमोशंस यूज़ किए जाते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ट्रस्ट, इसी तरह से रिलायबिलिटी है, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, ग्लैमर या लग्जरी, सर्निटी, एंगर, केयर, रोमांस, पैशन। इसी तरह फैमिली बॉन्ड हो सकता है, बॉन्ड विद पेरेंट्स हो सकता है, विद सिबलिंग्स हो सकता है, विद चिल्ड्रन हो सकता है, विद एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है, या इनके अलावा भी इमोशंस जो है वो हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का ऐड बना रहे हैं, उसका थीम किस तरह का है, किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, जो एनवायरनमेंट दिखाया जा रहा है वो किस तरह का है, किस तरह के कल्चर में वो ऐड दिखाया जाएगा। तो इमोशंस जो हैं उनकी अपील भी अकॉर्डिंगली यूज़ की जाएगी। मैकडोनल्ड्स का जो ऐड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी इमोशनल अपील पे बेस कर रहा है और इसमें जो इमोशनल थीम दिखाया गया है वो हैप्पीनेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 26 टाइप्स ऑफ अपील्स यूज इन एडवर्टीज़मेंट वो पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि जो एडवर्टीज़मेंट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो कोई भी जो ऐड है उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले ब्रांड का प्रॉमिस है जिसे एक हेडलाइन की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। फिर एक सब हेडलाइन होती है जो कि उस हेडलाइन की कंटिन्यूटी या उसकी कंप्लीशन या उसका एक रिज़ल्ट होती है। नंबर 3 इज़ एम्प्लीफिकेशन, नंबर 4 इज़ प्रूफ ऑफ द क्लेम, और लास्ट वन इज़ एक्शन टू टेक। तो सबसे पहले हम हेडलाइन की बात करते हैं। हेडलाइन जो है ये ख़ास तौर पे प्रिंट ऐड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसे शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होने से मुराद है कि 12 वर्ड्स या उससे कम होने चाहिए, और इसे टैग लाइन से डिफरेंट होना चाहिए। टैग लाइन जो है ये जो कोई भी ऐड होता है उसके कॉपी के एंड पे
जहाँ पे ब्रांड लोगो होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं, तो हेडलाइन और टैगलाइन में फ़र्क होना चाहिए। इसके बाद है सब हेडलाइन। इसे हम सेकंड हेडलाइन भी कह सकते हैं, और हेडलाइन हमें चूँकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो सब हेडलाइन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। ये हेडलाइन को आगे कंटिन्यू भी करती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हेडलाइन बजाते खुद इतनी पावरफुल है कि हमें किसी सब हेडलाइन की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इसके बाद जो कंपोनेंट है वो एम्प्लीफिकेशन है, और ऐड की जो कॉपी होती है उसके बॉडी टेक्स्ट को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और इस एम्प्लीफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उस ब्रांड की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूएसपी होती है। चौथा जो कंपोनेंट है वो प्रूफ ऑफ द क्लेम है, और इसे कई सोर्सेज जो हैं उनसे जनरेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कोई अप्रूवल्स हैं या गारंटीज़ हैं, या हम ट्रायल ऑफ़र्स दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, या हम मुख्तलिफ जो टेस्टिमोनियल्स हैं उनको ज़ाहिर करते हैं। तो एक कंपनी जिसका ब्रांड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा पावरफुल हो, वो क्लेम्स करने में भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगी, और बजाय इसके कि वो एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई ब्रांड ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं उनके क्लेम भी ज़्यादा बिलीवेबल होंगे। ऐड कॉपी या एम्प्लीफिकेशन की कुछ और डिटेल्स यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ। ये जो कॉपी होती है, एक तो मैंने बताया कि इसमें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूएसपी मौजूद होती है। उसके अलावा इसमें हम कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कुछ रेपिटेशन जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। फिर समटाइम्स जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वन साइडेड या टू साइडेड आर्ग्यूमेंट्स वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन है आर्ग्यूमेंट्स का वो किस तरीके से होता है। तो पहले अगर मैं बात करूं कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने की, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपनी कॉपी में जो कंक्लूजन है वो खुद से ड्रॉ कर दें, ताकि जो रीडर्स हैं वो एक क्विक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकें। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप डिटेल्स दे दें और जो कंक्लूजन्स हैं वो ऑडियंस पे छोड़ दें कि वो खुद उससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो पहला तरीका है वो है तो अफेक्टिव, लेकिन समटाइम्स उससे ऐसा लगता है कि जैसे रीडर्स को फोर्सफुली किसी कंक्लूजन तक पहुंचाया गया। जबकि जो दूसरा तरीका है उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो रीडर है हो सकता है वो किसी नतीजे तक ना पहुंच सके, या वो उस नतीजे तक ना पहुंचे जहां तक हम उसे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने फेरेक्स की एग्जांपल यूज़ की है, जो कि एक इंडियन ब्रांड है बेबी फूड की प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो इसको अभी मैं ऐड कॉपी में एक्सप्लेन करूँगा। तो कंक्लूजन्स के हवाले से मैंने बता दिया कि वो कॉपी में आप ख़ुद भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसे रीडर के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स या स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे हमें कंक्लूजन खुद से ड्रॉ करके बताने चाहिए। ये जो आपने फेरेक्स का ऐड देखा है, इसमें आप देखें तो जो बॉडी ऑफ कॉपी है या एम्प्लीफिकेशन है वो काफ़ी लॉन्ग है। और अगर आप इसकी जो मेन हेडलाइन है वो देखें, योर बेबी इज़ बोर्न विद अ 3 month गिफ्ट ऑफ आयरन, आफ्टर 3 months मिल्क अलोन कैन नॉट गिव हिम द आयरन ही नीड्स। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें आयरन पहले से मौजूद होता है, जो कि 3 माह तक के लिए काफ़ी होता है। लेकिन 3 माह के बाद उसे मज़ीद आयरन की ज़रूरत है, जो कि रिक्वायरमेंट सिर्फ दूध से पूरी नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद है कि वो आपको एक नतीजे तक लाना चाह रहे हैं कि अब बेबी को किसी सॉलिड फूड की भी ज़रूरत है जिसमें आयरन मौजूद होना चाहिए। तो आप देखें कि इसी ऐड में वो कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड फेरेक्स, बेबीज आइडियल सॉलिड फूड फॉर रैपिड ऑल राउंड ग्रोथ। यानी वो कंक्लूजन तक आपको एक लॉजिकल वे में लेके आ रहे हैं कि डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी शामिल हो गया, कि फेरेक्स जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इस आयरन की नीड को पूरा कर सकती है। फिर ऐड कॉपी में रेपिटेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है, और ये रेपिटेशन जो है वो कंज्यूमर्स की अवेयरनेस और नॉलेज और बाद में इसकी जो रिकॉल है इसको इम्प्रूव करने में मदद देती है।
इसी तरह से जो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो वन साइडेड भी हो सकते हैं और टू साइडेड भी हो सकते हैं। वन साइडेड से मुराद ये है कि आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स या बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं। आमतौर पे सेल्स और एडवर्टाइजिंग में यही अप्रोच यूज़ की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे हमें टू साइडेड आर्गूमेंट्स देने पड़े। टू साइडेड से मुराद है कि आप अपने ब्रांड और प्रोडक्ट को जो कंपेटिटर्स के ब्रांड्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। ये ख़ास तौर पे वहाँ पे इफेक्टिव होता है जहाँ पे आपने B2B बिज़नेस जो है उसके लिए ऐड देना हो, या आप उन कस्टमर्स को, उन कंज्यूमर्स को एड्रेस कर रहे हैं जो अभी आपके कस्टमर्स नहीं हैं, आप उनका जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसका ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा यह हमें देखना है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं या तो उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं या सबसे एंड पे लिखते हैं। और अगर आप वन साइडेड आर्गूमेंट्स दे रहे हैं तो फिर बेहतर ये होता है कि आप उसे सबसे पहले लिखें, बिकॉज कि वो अटेंशन और इंटरेस्ट जो है उसको ग्रैब करता है। अगर टू साइडेड आर्गूमेंट्स जो है वो आप दे रहे हैं, यानी अपने भी और जो कंपेटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप जो कंपेटिटर के आर्गूमेंट्स हैं या उसकी जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हें काउंटर करते जाएं अपने आर्गूमेंट्स के साथ, और आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा वो सबसे एंड पे आएगा। अब सवाल ये है कि जो ऐड कॉपी है वो लॉन्ग होनी चाहिए या शॉर्ट होनी चाहिए, या उसकी लेंथ कितनी हो। तो जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉपी है वो आमतौर पर रीडर्स उसे पसंद नहीं करते या उसे पढ़ते नहीं हैं, बिकॉज कि वो उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपकी हेडिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसमें बहुत पावरफुल हेडिंग आपने यूज़ की है, तो फिर वो हो सकता है कि जो सारी कॉपी का मटेरियल है वो उसे पढ़ें। आइडियली उसकी लेंथ जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो मैसेज है वो मुकम्मल हो जाए, जिसमें सारे उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी शामिल हों। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें कि जो एम्प्लीफिकेशन या बॉडी ऑफ एड कॉपी है ये सिस्टमेटिकली जो आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड है उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करती है, आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर बात करती है। ये लॉजिकली और इमोशनली आपकी प्रोडक्ट जो है उसको कंपेयर कर सकती है दूसरे ब्रांड्स के साथ, दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ, और आर्गूमेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फिर आपका क्लेम जो है उसकी सपोर्ट के लिए एविडेंस जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सो इन दिस वे जो ऐड कॉपी है ये किसी भी ऐड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। मैसेज स्ट्रक्चर का जो पांचवा और आखिरी स्टेप है वो एक्शन टू टेक है, और इसमें कई ऐसे मोटिवेशनल फ्रेजेस हैं जो कि मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं व्यूअर्स को, कंज्यूमर्स को कि वो प्रोडक्ट या ब्रांड को ख़रीदें। मिसाल के तौर पे बाय नाउ, स्टॉप बाय फॉर अ फ्री सैंपल, टेल योर फ्रेंड्स, गिव अस अ ट्राई, या स्टॉप बाय फॉर अ टेस्ट ड्राइव, या अगर आप उर्दू में ऐड देखें तो अभी कॉल करें, अपनी सीट आज ही बुक करवा लें, जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए, तो इंतज़ार कैसा, आज ही हमारी कस्टमर सर्विस पे तशरीफ़ लाएं। तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं वो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं कंज्यूमर्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 26 जो एडवर्टाइजिंग अपील्स हैं वो पढ़ी और एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के 5 एलिमेंट्स पढ़े। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम 5 एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसके साथ ही कोई ना कोई अप्रोप्रिएट अपील जो है वो भी यूज़ की जाती है। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो मैसेज स्ट्रेटजीज़ और एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स को डिज़ाइन करते वक्त भी जहन में रखे जाते हैं। ये जो मैसेज स्ट्रेटजीज़ और एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।